हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाले में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 के दूसरे प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा को, जो कि आपका 50 अंक का होता है और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा के 2018 के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के 2016-17 के सारे पेपर आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं प्रीवियस क्लासेस को, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको पता ही होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में रहते हैं। तो सबसे पहला आप बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या होता है। दृष्टिबाधित मतलब आँख में जिनके प्रॉब्लम होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। क्या वातावरण होता है, क्या वंशानुक्रम होता है, या फिर दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधिता यानी कि आँखों में किसी तरह की समस्या का जो होना है वो वातावरण पर भी निर्भर करता है और वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। ऐसे में उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है, किस तरह से होती है। बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, समाज केंद्रित होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित। जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बाल केंद्रित होती है, यानी कि बच्चों पर फोकस करती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी इंटेलिजेंट आईक्यूएंट कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ऑप्शन ए में 140 से अधिक होती है, क्या 120 से 140 के मध्य होती है, या फिर 110 से 120 के मध्य होती है, या फिर 90 से 110 के मध्य होती है। तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 से 110 के बीच जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है उन्हें हम सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बनाए अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। जो समुदाय जो कम्युनिटी है उसका जो अर्थ है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय शब्द का जो अर्थ है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, और नीचे यहाँ बताया भी गया है, जिसमें आप देख सकते होंगे समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्द से मिलकर बना है। कॉम और म्यूनिस, ठीक है, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम का शब्द का जो अर्थ है वो एक साथ यानी कि टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ जो होता है वो होता है सेवा करना। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्या आगरा में है, क्या दिल्ली में है, क्या लखनऊ में है, या फिर कानपुर में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है वो आगरा में स्थित है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। और प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया कि विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार क्या है। जो विकलांग बच्चों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए जो शिक्षा होती है उसका मुख्य आधार क्या होता है। क्या शारीरिक विकलांगता होती है, ठीक है, और या फिर आवेगात्मक विकलांगता होती है, फिर मानसिक विकलांगता होती है, फिर उपयुक्त सभी होती हैं। तो उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग या दिव्यांग शिक्षा के मुख्य आधार जो हैं वो शारीरिक विकलांगता, आवेशात्मक विकलांगता और मानसिक विकलांगता हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की जो विकलांगता होती है उसे हम यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में ही रखते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। जो हम सांकेतिक भाषा यूज़ करते हैं वो किसके लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो है पूरी तरह से श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिन बच्चों को सुनाई नहीं जाती है, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे ने सुनने में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके लिए सांकेतिक भाषा का जो सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, जो कि 18 का प्रश्न है। ये 2018 का प्रश्न पत्र है। निर्देशन का प्रकार इनमें से नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि निर्देशन के प्रकार हैं, चौथा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि निर्देशन का प्रकार नहीं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन होता है या नहीं होता है, लिखित निर्देशन होता है या नहीं होता है, इसी तरह से व्यक्तिगत निर्देशन, इसी तरह से व्यावसायिक निर्देशन।
तो निर्देशन के प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें बताए गए निर्देशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। शैक्षिक निर्देशन होता है, तो शैक्षिक निर्देशन यहाँ पर है, ये निर्देशन का प्रकार है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है। व्यक्तिगत निर्देशन होता है, तो व्यक्तिगत निर्देशन यहाँ पर आ गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। इसके अलावा व्यावसायिक आपका निर्देशन होता है, तो व्यावसायिक निर्देशन ये हो गया। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये निर्देशन के प्रकार हैं, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो जो लिखित निर्देशन है ये नहीं होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए नहीं होती है? क्या श्रवणबाधित बालकों के लिए, या फिर अस्थिर बाधितों के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टिबाधित बालकों के लिए? तो शिक्षा की प्रक्रिया में अनुकूलन की जो आवश्यकता होती है तो वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होती। यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की जो आवश्यकता है वो नहीं होती। इसी के साथ प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, जो विकृत बालक होते हैं उनको किस प्रकार पर, किस तरह से बनाना चाहिए? परिवार पर निर्भर बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, सरकार पर निर्भर बनाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो विकृत बालक होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक है, कैसा? आत्मनिर्भर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्तमान समय में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? जो निःशक्त बच्चे होते हैं उसकी जो से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है उनको क्या कहा जाता है? क्या विशेष शिक्षा कहा जाता है, क्या समेकित शिक्षा कहा जाता है, क्या समावेशी शिक्षा कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा आपका राइट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 12 अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हकलाने का क्या कारण होता है? यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हकलाता है तो हकलाने का क्या कारण होता है? क्या वंशानुक्रम होता है, फिर वातावरण होता है, फिर उसमें से दोनों होता है, फिर उसमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही मिलकर हकलाने का कारण होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? मनोविज्ञान केंद्र होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या निर्देशन होता है, क्या प्रशिक्षण होता है, फिर शोध कार्य उपयुक्त सभी होते हैं? तो मनोविज्ञान केंद्र के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं, निर्देशन दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, शोध कार्य भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और उपयुक्त सभी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। वाक दोष, वाक दोष के प्रमुख कितने प्रकार हैं ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वाक दोष के कुल कितने प्रकार हैं? टोटल 6 प्रकार हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से वाक दोष होते हैं ये यहाँ पर बताया गया, तो एक बार आप इसे याद रखिएगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 15 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। निर्देशन और परामर्श के द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, और वह दोनों ऑप्शन या फिर में से कोई नहीं। तो निर्देशन के द्वारा आप ये भी बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है, और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या ना करने योग्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप मार्क्स का नहीं, ये 2 बार से रिपीट हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बात पर आप इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार बता दीजिए। तो पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार आप यहाँ पर ले सकते हैं। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, और इसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से समझाया भी क्या है। अगर आप केवल 2 प्रकार बता देंगे, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण और निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, तब भी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर भी अगर आप इसे यहाँ पर देख लेंगे तो ये आपसे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए कि नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसी के साथ प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, जहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स से पढ़ाई करते हैं। डाइट कॉलेजेस में डीएलएड का प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको पता ही होगा। तो डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिख दीजिए। तो डाइट के विभिन्न इकाइयाँ विभागों में बांटा गया है। सेवा पूर्व विभाग, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग होता है। इसके अलावा सेवारत विभाग, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग ये भी होता है। जिला संसाधन इकाई के विभाग, डीआरयू बोलते हैं शॉर्ट में से। 14 आपका नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। ठीक है, 2 विभागों के नाम पूछे गए थे, यहाँ पर 4 विभाग आपके सामने बता दिए गए। तो इनमें से चारों अगर आप याद रख लेते हैं तो और अच्छी बात है। जितने विभाग आपसे पूछे जाएँ उतने आप लिख सकते हैं परीक्षा में। प्रश्न संख्या 18, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिख दीजिए। तो परामर्श की जो परिभाषा अब यहाँ पर बताई गई है,
सेफर रॉबर्ट एच के अनुसार यहाँ बताया गया कि परामर्श को भिन्न भिन्न निर्देशन सेवाओं में से एक समझा जाता है। ये मुख्य रूप से एक व्यक्ति से आमने सामने के संबंधों में प्रयुक्त होता है। परामर्शदाता सेवार्थी की भावनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों, किसी भी क्रिया को समझने और विश्लेषण करने में सहायता करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर परामर्श की जो परिभाषा है वो आपके लिए बताई गई। वाक्दोष क्या होता है? वाक्दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक् या वाणी दोष बाधित वे बच्चे हैं जो मुख्य आवाज़ बोले गए शब्दों में तालमेल और शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं आप कि वे बोलते समय कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं या बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं और तथा कुछ जोड़ देते हैं। वाक्दोष बाधित बच्चों में बोलने की लय क्रम टूट जाता है, उनकी आवाज़ में हकलाहट होती है जिसे हम वाक्दोष बोलते हैं। तीसरा प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिख दीजिए। तो बाल अपराध के 2 कारण आप इस तरह से लिख सकते हैं। विघटित परिवार। विघटित परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या माता पिता में तलाक हो गया है। विघटित परिवारों में बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाने से बच्चे उपेक्षित होते हैं। इसी तरह से दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे यदि किसी परिवार में माता पिता बालक के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालक अपेक्षित होकर समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिख दीजिए, जिसके अभी डाइट के 2 कार्य पूछे गए, 2 विभागों के नाम पूछे गए थे। इसी तरह से डाइट के 2 उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो डाइट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य आप बता सकते हैं आदर्श शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। तीसरा उद्देश्य आप ले सकते हैं जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना। इसके साथ अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 22 इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए। शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण यहाँ पर बताया गया। दूसरा आपका विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण। शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण इसमें आप बता सकते हैं, इसमें संस्था विशेष में शिक्षण विधियों के प्रभावी स्वरूप जैसे कि श्रव्य, दृश्य सामग्री, समय सामग्री, अध्यापकों का कार्य विभाजन, पाठ्यक्रम का पूरे सत्र में विभाजन आदि किया जाता है। दूसरा आपका विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण छात्रों के सामान्य व्यवहार, उनकी अनुशासन प्रियता, आदतें, विद्यालय का स्वच्छ परिवेश, पानी की उचित व्यवस्था आदि से पर्यवेक्षण प्रक्रिया का निकट संबंध होता है। इसके साथ प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के 2 कोई सुझाव लिखिए। तो निरीक्षण प्रणाली में सुधार के 2 सुझाव निम्नलिखित हैं। कमेटी कार्यप्रणाली की जांच करके कार्य पद्धति में सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरा आपका जिन नियमों प्रक्रियाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है, कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है, तो उन नियमों प्रक्रियाओं के बारे में टिप्पणी की जाए। प्रश्न संख्या 24 आपकी सामने स्क्रीन पर है। योग्य परामर्शदाताओं के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है क्रो एंड क्रो की है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं ये जो परिभाषा है वो किसकी है? क्रो एंड क्रो की है। ठीक, इसके अलावा प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर अधिगम क्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बता दीजिए। अधिगम क्षमता वाले बालक के 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया में क्या होता है? ये एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पढ़ने संबंधी विकार से होता है। डिस्लेक्सिया में बच्चे शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, जिसमें अशक्त बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से संबंधित होता है, जिसमें कोई बच्चा ठीक तरह से लिख नहीं पाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा लिखावट ठीक नहीं हो पाती। इसके साथ 26 प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर। धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? संवेगात्मक कारण हो सकता है, मानसिक या बौद्धिक कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, फिर वातावरणीय कारण हो सकता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर। एक अध्यापक की दृष्टि से एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा? इसके अलावा व्यवहार के बच्चे के व्यवहार के द्वारा उसकी पहचान कर सकता है, निरीक्षण के द्वारा, शारीरिक चिन्ह के द्वारा या फिर आँखों के द्वारा, आँखों की जाँच के द्वारा जो है दृष्टिबाधित बच्चे की जो पहचान है वो की जा सकती है। इसके साथ प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, जैसे लूले, एक पैर की खराबी, लंगड़े चलने में कठिनाई आदि। इन बालकों को उच्च उपकरण देकर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। उसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि लब्धि क्या है? कोलाविरुस के अनुसार बुद्धि लब्धि ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन के द्वारा निर्मित स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण में किया गया था और इसी परीक्षण में ये सूत्र सबके सामने आया था। अगर बुद्धि लब्धि का सूत्र आपसे पूछे जाए, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप जरूर ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इसे आप जरूर याद रखें। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन आपका अपवंचन क्या है?
समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य लोगों के स्तर के अनुरूप उत्थान नहीं कर पाते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। इनमें पिछड़ेपन का कारण समुचित साधन हो सकता है, सुविधाएं ना मिलना और अवसरों से विमुख होना। ऐसे लोगों को अपंचित वर्ग कहते हैं। अपंचन का समानार्थी शब्द होता है उपेक्षित वर्ग। तो आपसे पूछेगा कि उपेक्षित वर्ग कौन सा होता है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास आपके लिए। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।